Hello everyone, welcome to Neha Management classes. Today we are going to discuss about the maintenance management. Okay, this topic is the part of operation and production management of management classes. After this video, you will be able to understand why we need to study about the maintenance management, what are the benefits and objectives of maintenance management, and what are the types of maintenance management. Okay. So before we start about the maintenance management, I will let you know what does it mean. If we see from the historical part, हिस्ट्री से अगर आप देखना शुरू करो, why we need to do maintenance management. एक्चुअली में जब भी आपके किसी प्लांट में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस होते थे, तो एवरीबॉडी वाज विलिंग कि हमारे प्लांट से मैक्सिमम आउटपुट निकले. आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनका मैक्सिमम यूज करें और आपकी मैक्सिमम आउटपुट आए. बट प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम वॉज इफ वी डोंट डू द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनकी टाइमली पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करते हो, तो किसी भी टाइम पे मशीन या इक्विपमेंट का फेलियर हो सकता है विच कैन रिजल्ट इन द प्रॉपर शट डाउन ऑफ योर प्लांट. इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम योर प्लांट, और आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने की जगह पर क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगा. सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, लाइक इन प्रैक्टिकल लाइफ आप देखते हो, आपके पास अगर कोई भी मशीन है, मशीन इन द फॉर्म ऑफ टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, या फिर आप कोई भी घर में जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, अगर आप उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हो, उसको प्रॉपर ली मेंटेन करके नहीं रखते हो, तो वो आपके मशीन्स वर्क करना बंद कर देती है और उनकी मैक्सिमम आउटपुट नहीं आती है. जो आउटपुट आनी चाहिए वो आपकी आउटपुट नहीं मिल पाती है. सो मेंटेनेंस वर्ड का मीनिंग कहाँ पे है? इसका टेक्निकल मीनिंग आप हर फील्ड में यूज कर सकते हो. अगर आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो फंक्शनल चेक्स मीन्स कि आपके इक्विपमेंट जो आपने वहां पे अपने प्लांट में वहां पे लगाए हुए हैं, वो फंक्शन मीन्स काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उनका चेक रखना. सर्विसिंग जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हो, अपने एसी की सर्विस करवाते हो, ऐसे ही मशीन्स की सर्विसिंग होती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस. रिपेयरिंग, कोई पार्ट को रिपेयर करना, जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है उस पार्ट को आप रिपेयर करोगे, या फिर अगर जरूरत है तो आप उसको प्रॉपरली रिप्लेस कर दोगे. ऑफ नेसेसरी डिवाइसेस, मशीनरी क्या चेकअप करना, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात कर रहे हैं, देन यू कैन सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको मेंटेन करना पड़ता है. उनकी सोसाइटी में अगर आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो यू कैन सी उनका टाइमली उनको पेंट किया जाता है. उनके अगर कहीं भी सीलन आ रही है तो आप उसको रिपेयर करोगे. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस. एंड सपोर्टिंग यूटिलिटीज एंड इंडस्ट्रीज में आपकी जितनी भी चीजें जो आपके इंडस्ट्रियल वर्क को सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, एनीथिंग एल्स, वो उनको भी मेंटेन करके रखना. इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको दोबारा से रीशफल करना पड़ता है, अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस. एंड रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन, अगर आप घर की बात करें, वहां पे भी आपके अगर स्विच बोर्ड्स हैं, जो फैन, एसी, कूलर, एनीथिंग, जो भी आपने रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन में आपकी चाहे अंडरग्राउंड आपने पाइपिंग करवाई हुई है या कोई गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है, उन सबको प्रॉपरली मेंटेन करना इज द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस. तो आप अगर इंडस्ट्रियल यूनिट से स्टार्ट करके अपने होमली घर तक अगर आप देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपको हर चीज की एक प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ती है. वो आपकी ग्रीसिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, ल्यूब्रिकेशन जैसे आप मशीन्स की ल्यूब्रिकेशन करते हो, चाहे वो सर्विसिंग है, किसी भी फॉर्म में. जैसे आप घर की सफाई भी जो पीरियोडिक बेस पे आप घर की सफाई करते रहते हो ना, सो दैट यू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स, या आपके घर में कोई ऐसी इंसेक्ट्स ना आना शुरू कर दें, या कहीं जाले, मिट्टी, ये सब कुछ डस्ट फ्री हो जाए आपका घर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मेंटेनेंस. ओके, तो मेंटेनेंस वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया. why we are what is the meaning of maintenance and why we need maintenance management. Basically maintenance management है that involves keeping track of assets and parts
ये कहता है कि आपके जो आपके वहां पे मशीनरी या एसेट्स हैं, जितने भी इन दी एसेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट या पर्सन या फिर स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी फॉर्म में भी हो सकते हैं। आप उनको सबको मेंटेन कर रहे हो। द पर्पज इज टू इंश्योर द प्रोडक्शन प्रोसीड एफिशिएंटली, कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट एनी स्टॉपेज, वहां पे कोई शट डाउन ना हो जाए या आपकी प्रोडक्शन कहीं रुक ना जाए, वो एफिशिएंटली होती रहे। एफिशिएंटली मीन कि प्रॉपरली होती रहे, कोई हिंड्रेंस ना हो। एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर वेस्टेड, और जिन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो वो आपके वेस्ट ना हो, कम से कम वेस्ट हो। This is only accomplished by a tailored combination of software practices and personnel that focus on achieving these goals। कहता है कि आप ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे अचीव कर सकते हो। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस, सिर्फ आप विजुअल आप देखकर ही पता नहीं लगा सकते हो किसी मशीन का या किसी भी चीज का कि यहाँ पे प्रॉब्लम अकर होने वाली है या इसको रिपेयर की जरूरत है। आजकल आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स यूज करते हो, लाइक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर आपने कंप्यूटराइज सिस्टम ही है सपोज करो, तो वो भी आपको अलर्ट या सिग्नल दे सकता है कि ऐसा हो सकता है, आपका ये फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है या ओवर हीट हो चुका है आपकी कोई मशीनरी या ज्यादा वाइब्रेशन करे। इन सब के कॉम्बिनेशन से, इवन पर्सनल की आपकी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी आप पता कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, या और भी बाकी जो टेक्निक्स है उन सब का कॉम्बिनेशन से आप मेंटेनेंस मैनेजमेंट करते हो। ओके, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का दैट पार्ट इज डन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेनेंस मैनेजमेंट का? फर्स्ट पार्ट इज बजटिंग, देन शेड्यूलिंग वर्क, थर्ड इज रेगुलेशन कंप्लायंस, नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग वर्क, एंड लास्ट इज इम्प्रूविंग सेफ्टी। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बजटिंग। तो आपके बजटिंग में क्या आता है? मेंटेनेंस बजट। ये क्या है? बजट जो आपका द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग बजट दैट इज सेट असाइड इन ए सिंगल फिजिकल ईयर फॉर द मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एसेट। मींस आपका जो टोटल बजट है ऑपरेशन में, या जो आपका टोटल मनी है ना, कैपिटल है, उसमें से कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन ऑफ मनी साइड पे रख दिया जाता है। किस लिए? आपकी मेंटेनेंस वर्क के लिए। सपोज करो कि आपका 1000 रुपीज आपके पास एंड में टर्नओवर के बाद आपके 1000 रुपीज बच रहा है, जो आपने पूरा ऑपरेशंस में लगाना है। तो उसमें से उसका कुछ परसेंट, 10,000 में से उसका अगर 10% हम पार्ट जो है वो मेंटेनेंस के लिए रख देंगे। इट मीन्स कि 1000 रुपीज आपने मेंटेनेंस के लिए पहले ही एलोकेट कर देते हो, वो बजट एलोकेट कर देते हो। रीजन बीइंग, आपकी सारी मेंटेनेंस पीरियोडिक ही नहीं हो सकती है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस ही नहीं होती है। कभी कभी आपके वहां पे टाइम बेस्ड मैनेजमेंट हो सकती है, मींस कि कुछ सडन फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो आपको एक यही लेके नहीं चलते हो कि जो पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी है उसी के लिए हमें मनी रखना है। आप अपना कुछ परसेंट ऑफ मनी पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि अगर कोई सडन फेलियर भी आता है तो हम ये पैसा उसके लिए एलोकेट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज बजटिंग, मींस आपने जो पैसा मेंटेनेंस के लिए पहले ही एलोकेट कर देना, बजट को क्लियर कर देना कि ये बजट आपका मेंटेनेंस के लिए है, चाहे उसकी जरूरत पड़े या ना पड़े। ओके, क्योंकि मेंटेनेंस जो है आपकी वो बेसिकली टू कैटेगरीज में फॉलो होती है। वन इज रूटीन मेंटेनेंस एंड सेकंड इज टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। रूटीन में आपका जो हमने पहले से शेड्यूल कर लिया है कि हमें मेंटेनेंस करनी है, कुछ पार्ट्स की ग्रीसिंग करनी है या उनको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, दैट इज योर रूटीन मेंटेनेंस। एंड सेकंड पार्ट इज टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। ये आपके जो सडन फेलियर्स आते हैं या उस टाइम पे आपको किस चीज की, किस मेंटेनेंस की जरूरत है, ये उसके लिए बजट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज शेड्यूलिंग वर्क। शेड्यूलिंग वर्क में हम क्या पढ़ेंगे कि आपने जो मेंटेनेंस वर्क है उसके लिए पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो, टाइमिंग्स डिसाइड हो जाती हैं कि आपको कौन सा काम किस टाइम पे करना है, एंड हु विल डू दैट वर्क, और उस काम को कौन करेगा, हु विल परफॉर्म दैट फंक्शन। ठीक है, तो it means scheduling work is it offers detail of when and who scheduling is mean for schedule the maximum amount of work with the available resources। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो आपको मशीन की ग्रीसिंग करनी है या लुब्रिकेशन करनी है। तो आप जब आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है तो आप सारी यूनिट को बंद करके सारी प्रोडक्शन को रोक कर उस काम को नहीं करोगे। यू विल फाइंड आउट द टाइम
वो टाइम जहाँ जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है या फिर आपकी प्रोडक्शन को मिनिमम लॉस होगा। जैसे आप कोई संडे वाला अगर 24/7 आवर्स आपका वर्क करता है प्लांट, तो आप एक दिन डिसाइड कर लोगे कि दिस डे जो आपका इस प्लांट का इस वाले पोर्शन में हम ये मेंटेनेंस वर्क करेंगे और बाकी अदर जो यूनिट्स हैं वो चलती रहेंगी, वो काम करती रहेंगी। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है और उस वर्क को कौन पर्सन करेगा ये भी पहले डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, कि हु विल डू द टास्क, मेंटेनेंस वर्क कौन करेगा और वो काम कब किया जाएगा, सो दैट एवरी एम्प्लॉय इज अवेयर कि इस दिन यहाँ पे ये होगा और इस दिन यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी या फिर मेंटेनेंस वर्क चलेगा। ओके, आपका नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन कंप्लायंस। रेगुलेशन कंप्लायंस में क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हम जो लॉज और रेगुलेशंस उस बिजनेस से रिलेटेड हैं या उसके साथ जो एडहेयर करते हैं, हमें उनको फॉलो करना है। अब इसमें आप अगर एग्जांपल लेते हो, जैसे आप अगर सपोज करो आपका बहुत चिमनी से स्मोक निकलता है या एयर पोल्यूशन करती है आपकी इंडस्ट्री, तो आपके लिए लॉज डिसाइड किए जाते हैं कि आपको कैसे उसको ट्रीट करके जो हवा में आपकी एयर जा रही है उसकी चिमनी की हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर उसमें पहले अगर कोई उसमें सेटल डाउन, उसमें जो फ्री पार्टिकल्स हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए कोई ट्रीटमेंट करना है तो वो आप करके भेजेंगे, सो दैट कि कम से कम हमारे एटमॉस्फेयर को लॉस हो या वो कम से कम खराब हो, उसका पोल्यूशन कम से कम करे आपकी इंडस्ट्री। या फिर आप अगर एफ्लुएंट कोई इन द फॉर्म ऑफ वाटर आपका एफ्लुएंट निकलता है तो आपको पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी इंडस्ट्री से के साथ या आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप उनको फॉलो करोगे, तो वो भी आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आता है। लाइक इफ ए कंपनी इज डीलिंग विद बॉयलर्स या स्टीमर्स, तो वहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो उसके साथ बॉयलर्स या स्टीमर्स के साथ जो लोग डील कर रहे हैं उनकी ड्रेस कैसी होगी, या अगर सीमेंट इंडस्ट्री है आपकी तो वहां पे मास्क पहना कंपलसरी है, पेंट इंडस्ट्री है तो वहां पे आईज पे स्पेक्स और आपके जो स्पेशलाइज्ड गैस मास्क होते हैं वो लगाना कंपलसरी है, सो दैट वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी कम हार्म हो और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी फॉलो की जाएं कि आपके इन्वायरमेंट को भी हैजर्ड्स कम हो, एम्प्लॉयज को भी हैजर्ड्स कम हो और कोई ऐसा सडन इंसिडेंट ना हो। तो ये रेगुलेशंस को जो आप ट्रैक जो है उन रेगुलेशन का वो रखना, दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। लास्ट इज इम्प्रूविंग सेफ्टी। जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि आपके मेंटेनेंस से सिर्फ आपकी प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं होती है, अगर आपकी मशीन्स अच्छे से वर्क कर रही हैं, बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं, कहीं पे उनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, वो ओवरहीट नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्शन सही हो रही होगी, बिना रुके आपकी प्रोडक्शन हो रही है, तो आप मैक्सिमम आउटपुट ही दे रहे होगे। बट इससे सिर्फ आपकी प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, जो उसके साथ लोग, पर्सन, रिसोर्सेज में आपके पर्सन भी आते हैं, एसेट्स में आपके पर्सन भी आ रहे हैं जो उसके साथ डील कर रहे हैं उनकी, या फिर उस इंडस्ट्री से आस पड़ोस में या नेबर्स में कोई लोग रहते हैं उनके ऊपर भी उन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन लोगों की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। अगर हम सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, हमारी मशीन्स सडनली कुछ बर्स्ट नहीं हो रही हैं या रुक नहीं रही हैं या कोई ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, आप प्रॉपर वहाँ पे ग्लव्स या फिर जैसे ड्रेस पहननी चाहिए वैसे या वैसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जा रहा है, तो ये आपकी पर्सनल सेफ्टी को भी वहाँ पे इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस अगर प्रॉपरली की जा रही है तो आपकी सेफ्टी भी इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स का एंड में आके बेनिफिट क्या हुआ, फर्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। अब आप पूछोगे कि कॉस्ट कैसे सेव हुई, जब आपकी सारे के सारे जो आपकी प्रोडक्शन है उसमें जितने भी इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। हमने कैपेसिटी प्लानिंग में एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ा था कि आपकी जो बाहर आउटपुट आ रही है अपॉन जो आपकी आपने ऑप्टिमम कैपेसिटी जो डिसाइड की थी उसके डिवाइड कर दें तो हमारी एफिशिएंसी आती है। तो हम जब ये आपकी यूनिट्स प्रॉपर्ली वर्क करती हैं, आपके मशीन्स में कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, कम ब्रेक आ रहा है और मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। और जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है तो इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और जब प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है इट मीन्स कि आप
आपके पैसे, अब मशीन्स खराब नहीं हो रही है, उनको रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा, बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ रहा, तो इट मीन्स कि आप पैसे बचा ही रहे हो ना। तो इट मीन्स कॉस्ट सेविंग, इसका फर्स्ट बेनिफिट। इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया कि आपके अगर मशीन्स ठीक से वर्क कर रही हैं तो आपका कोई अनवांटेड एक्सीडेंट नहीं होगा वहाँ पे। जैसे कभी आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे वो दैट वाज द फॉल्ट ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। वहाँ पे जो इंजीनियर ने इंडिकेशन भी दी गई थी, वो फर्दर जो हायर लेवल के मैनेजर्स हैं उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पे गैस लीक हो गई थी, और उसकी वजह से देखिए कितने लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये क्या करता है, वर्क प्लेस की सेफ्टी, वहां पे काम करने वाले लोगों की सेफ्टी तो करता ही करता है, इवन जो उसके साथ में नेबर वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है। इट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, ये हमने बात कर ली प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है। मिनिमाइज द ह्यूमन एरर, जब आप कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम या कंप्यूटराइज सिस्टम आप यूज कर रहे हो, या फिर आप पहले से ही जब आपने शेड्यूल कर लिया कि हमें ये चीजें चेक करनी ही हैं, शेड्यूल्ड वर्क है, आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी आपका कुछ टाइम के बाद या पीरियोडिक आपका यहाँ पे चेकअप होगा पूरा मशीन का कि प्रॉपरली सारे इक्विपमेंट वर्क कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं, इंसान कम गलतियां करता है क्योंकि उसको पहले से ही प्री डिसाइडेड वहां पे अलार्म सिस्टम है या इंडिकेटिव प्रिडिक्टिव सिस्टम है। वो आगे हम टाइप ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो ये ह्यूमन एरर्स को भी मिनिमाइज कर देता है। इट ऑल्सो अनकवर्स द मेंटेनेंस ट्रेंड्स, आपके अभी के टाइम में क्या नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, उनको भी अनकवर करता है, आपको बताता है कि डेली लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हाउ टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और इसके लिए नई टेक्नोलॉजीज या नया क्या आ चुका है मार्केट में, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स इसका मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, तो वो भी आपको पता चलता है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम जो मेंटेनेंस है ना, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज टाइप ऑफ मेंटेनेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। अब प्लान्ड में आपका करेक्टिव और प्रिवेंटिव ये दोनों आ रहे हैं, और प्रिवेंटिव को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है पीरियोडिक और प्रिडिक्टिव। अनप्लान्ड में आपका इमरजेंसी, इमरजेंसी, और एक चीज जो आपकी कॉमन है अनप्लान्ड और प्लान्ड में, करेक्टिव। अब मैं आपको इसको जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ध्यान से आपको पता चलेगा। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है करेक्टिव, करेक्टिव का मीन है आपका, देखिए ये दोनों में कॉमन है, करेक्टिव वाला दोनों में कॉमन। आपको करेक्शन का मतलब है कि अगर कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट वर्क नहीं करता है या उसमें कोई फेलियर आ सकता है, तो कई बार तो वो प्लान्ड ही होते हैं। आपको कुछ चीजें तो आप पहले से प्री प्लान कर सकते हैं, मतलब आपको पता होता है कि हो सकता है कुछ टाइम बाद ये हमारा बैटरी इसकी लो हो जाए, तो वो हमें पता है कि जब उसको बैटरी लो वाला सिग्नल दिखा रहा है तो हमें करेक्टिव मेजर क्या करना है, उस बैटरी को रिप्लेस कर देना या उसको चार्ज कर देना है। करेक्टिव आपका प्लान में तो वो आ गया जो आप पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हो, पहले से ही पता लगा सकते हो। बट अनप्लान में आपका करेक्टिव वाला क्या आएगा कि कोई ऐसी चीज जो सडनली हुई जिसको आपने पहले से नहीं सोचा था कि ये चीज में भी ब्रेक डाउन हो सकता है, दैट पार्ट इज अनप्लान्ड करेक्टिव। क्योंकि जैसे आपके बॉयलर्स कभी कभी फट जाते हैं, बॉयलर्स या फिर स्टीमर्स जो आपके हैं वो फट जाते हैं, ये आपने पहले से नहीं सोचा था। हम लेके चलते हैं कि अगर बॉयलर का टेम्परेचर हाई हो गया है तो हमें वहां पे अलार्म सिस्टम बज जाएगा और हमें वो चेक कर लेंगे कि उसमें क्या डिफॉल्ट है, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। बट कुछ चीजें आपकी अनप्लान्ड होती हैं, अनप्लान्ड ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो वो उसमें जो करेक्टिव एक्शन लेंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अदरवाइज कुछ हमें प्लान्ड होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का ये सिस्टम खराब हो गया तो हम जनरेटर ऑन कर देंगे। करेक्टिव एक्शन हमें पहले से पता होते हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्लान में कैटेगरी आती है प्रिवेंटिव। अब मैं आपको ये जो प्रिवेंटिव के अंडर जो पीरियोडिक प्लस प्रिडिक्टिव आ रहे हैं इनको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके नेक्स्ट में बताती हूँ। जो टाइप ऑफ आपका मेंटेनेंस है वो कह रहा है ट्रेडिशनली 5 टाइप ऑफ मेंटेनेंस होते हैं। फर्स्ट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या आ रहा है आपका, the set of tasks is defined to correct the defects to be found in the different equipment and are communicated to the maintenance department. It means आप जिस इक्विपमेंट से डील कर रहे हो उसमें जो डिफेक्ट आएगा वो यूजर आपका
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेन कर देगा और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आके लोग उसको करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि करेक्टिव आपका 2 टाइप हो सकता है, प्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। प्लान्ड में आपके वो जो आप पहले से ही सोच सकते हो, और अनप्लान्ड में आपके वो जो आप पहले से नहीं गेस नहीं कर सकते हो। अनप्लान्ड में भी आपके करेक्टिव एक्शन लेने पड़ सकते हैं। तो इट मीन्स, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे आपका मैं किसी कंप्यूटराइज सिस्टम पे बैठी हूँ, वहां पे मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाऊंगी, आई विल टेल देम कि माउस ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से एक पर्सन आएगा जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा या हार्डवेयर से रिलेटेड होगा, वो पर्सन आके चेक करेगा कि माउस को अब मुझे रिप्लेस करना है या फिर मैं उसको रिपेयर भी कर सकता हूँ। तो दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। तो जब भी आपको ऐसी मेंटेनेंस जब आप करेक्ट हो सकती है, जिसमें रिपेयर की जा सकती है, रिप्लेस कर दिया जा सकता है, दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि आप पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हो कि आप क्या ऐसे क्या आप प्रिकॉशनरी एक्शंस या एक्टिविटीज करोगे सो दैट कि आपके आगे जाके फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब वो प्रिवेंट हो जाए। वो हम टास्क या फेलियर होने से पहले ही जो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो स्मूथली वर्क करती रहे, हमने किसी लॉन्ग जर्नी पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी टाइमली हम उसकी सर्विस करवाते रहते हैं। हालांकि हमारी गाड़ी का ना तो टायर पंचर हुआ है या ना इम्बैलेंस हुआ, ना वो उसका इंजन कहीं पे सीज हुआ है, बट स्टिल हम अपनी गाड़ी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसकी क्या करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं। ऐसे हम इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें हम एक टाइम के बाद उसकी जो ल्यूब्रिकेशन करवा रहे हैं या उसके नट बोल्ट्स को चेक कर रहे हैं, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब मैंने बताया था आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताई थी, प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव में क्या होता है, देखिए आपका प्रिवेंटिव को मैंने 2 में नीचे डिवाइड किया था। प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव में है कि आपको कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके इक्विपमेंट में या आपकी मशीनरी में कोई फॉल्ट आने वाला है। आपको कोई और पैरामीटर है या कोई सर्टेन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को देखकर आपको पता चल जाता है कि आपका फॉल्ट आ रहा है आपके उस सिस्टम में या उस इक्विपमेंट में या आपकी उस मशीनरी में। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दूं तो इफ यू सी, आपकी कार में एक टेम्परेचर का वो इंडिकेटर होता है जिसमें हॉट और कोल्ड वाला साइन बना होता है, और आप उसकी पिन को देखें तो आप जैसे जैसे आप अगर सपोज करो उसमें कूलेंट नहीं है या आप बहुत देर से आप ड्राइव कर रहे हो, आपका इंजन गर्म हो जाता है, तो उसकी जो पिन है वो इंडिकेट कर देती है आपको। अगर सपोज कीजिए ये है, ये कोल्ड है और ये हॉट पॉइंट है, तो आपकी जो पिन है वो पहले कोल्ड पे होती है, तब तक हम अच्छे से टाइप। पर कुछ टाइम अगर हम ये कूलेंट नहीं है या आपका फैन उसका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है आपकी कार का, तो आपका वो हॉट की तरफ चला जाता है साइन, जो कि एक डेंजर का साइन दिखाना शुरू कर देता है कि आपकी गाड़ी ओवर हीट हो चुकी है। तो आपको इस साइन को देखकर, इस वेरिएबल को देखकर आपको पता चला कि आपका इंजन जो है वो बहुत गर्म हो चुका है। तो आपने उसके टेम्परेचर वाले वेरिएबल को चेक करके आपने ये पता लगाया कि आपका इंजन गर्म हो चुका है। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में वही है, वो कह रहा है कि हम सर्टेन वेरिएबल्स की वैल्यूज को देखते हैं विच रिप्रेजेंट दैट ऑपरेशनल एबिलिटी, की आपकी जो मशीनरी है उसमें कुछ फॉल्ट आने वाला है या आपको कुछ मेंटेनेंस करने की जरूरत है, लाइक और वो फिजिकल वेरिएबल क्या हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर। अगर हम बॉयलर स्टीमर्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर ऊपर चला गया तो वो अलार्म दे सकता है आपको, तो उस टेम्परेचर वेरिएशन से आप पता लगा लोगे कि बॉयलर में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, वो बर्स्ट भी हो सकता है अनसर्टन। कोई मशीन बहुत वाइब्रेशन कर रही है, अननेसेसरी वाइब्रेशन कर रही है, तो वो भी इंडिकेशन है। पावर कंजम्पशन, सपोज करो कि हम हमारा कोई इक्विपमेंट पावर पे चलता है, बिजली पे चलता है, तो पहले वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा था, बीच में अब क्या हुआ कि लाइट उसकी फ्लक्चुएट होने लग पड़ी, या वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है या वो चल ही नहीं रहा है, तो वो भी एक फिजिकल वेरिएबल है जो इंडिकेट कर रहा है कि हम वी नीड मेंटेनेंस या वी नीड टू चेक कि क्या फॉल्ट है पीछे। तो आपका प्रिवेंटिव में एक तो पीरियोडिक आ गया और एक था प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव आ गया आपका, और एक आएगा पीरियोडिक। अब देखिए मैं पीरियोडिक वाला हम डिस्कस करते हैं।
ये बेसिकली दोनों का सेम ही काम है। देखिए प्रिवेंटिव के अंडर जो प्रिडिक्टिव आया या पीरियोडिक आया, दोनों का सेम काम है कि हम पहले ही ऐसे मेजर्स ले रहे हैं, अपने सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं कि आपका कोई फेलियर ना हो, मशीन में कोई फेलियर ना हो। इन वेरिएबल्स को देख के जब आपने पता लगा लिया, आप रुक गए, आपने कार को रोक लिया, उसमें कूलेंट चेक किया या उसका फैन चेक किया या अपनी गाड़ी को ठंडा होने दिया, वो आपका एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस था। आपने उस वेरिएबल को देख के अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की या उसको नॉर्मल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। या फिर आप मशीन में आप देख सकते हो, अगर कोई वाइब्रेशन है या कुछ है तो आप उसके नट्स चेक कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द रीजन ना कि व्हाई इट्स हैपनिंग। पीरियोडिक में क्या है, पीरियोडिक भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पीरियोडिक मेंटेनेंस है टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। मींस कि जो यूजर जो उसको यूज कर रहा है ना, वो एक टाइम डिसाइड कर लेता है कि इसके बाद मेरे इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लाइक आप हो, आप अपनी कार ड्राइव करते हो, आप बहुत कम ड्राइव करते हो, आप सिर्फ ऑफिस तक जाते हो, तो आपको पता है कि मेरा 6 मंथ या 1 ईयर के बाद ही सिर्फ मुझे 1 ईयर के बाद ही मुझे इसकी सर्विसिंग की जरूरत है, अदरवाइज ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर मैं हूँ सपोज करो और मेरी कोई टूरिज्म या फिर मेरी जो गाड़ी है वो मैंने ट्रेवल उसमें एजेंसी में लगाई हुई है, तो वो अगर टूरिस्ट को इधर उधर लेके जाती है तो उसका पर डे का जो रन आउट है वो आपका 200 किलोमीटर्स पर डे भी हो सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इट मीन्स, इट डजेंट मीन कि आप 6 मंथ के बाद ही उसकी सर्विसिंग कराओगे। तो आप अपनी उसकी यूजेस के अकॉर्डिंग आप एक डे डिसाइड कर लोगे कि मुझे मेरी गाड़ी को 15 दिन बाद सर्विसिंग की जरूरत है या 1 मंथ के बाद सर्विसिंग की जरूरत है। तो वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू यूजर्स। तो इसमें यूजर जो है वो टाइम डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी को या आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो या मशीन है उसको कब मेंटेनेंस की जरूरत है। दैट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक है, ये यूजर डिसाइड कर रहा है। 0 आवर मेंटेनेंस वो है जिसमें आप एक शेड्यूल इंटरवल कर देते हो। आप चाहे आप उसके साथ डील कर रहे हो उस इक्विपमेंट के साथ या उस गाड़ी के साथ, हमने जो दो एग्जांपल लिए, या उस मशीन के साथ, बट चाहे नहीं कर रहे हो, बट हमने पहले से ही एक शेड्यूल्ड इंटरवल रख लिया है। सपोज कीजिए कि कोई बॉयलर था या फिर आपकी कोई बॉयलर है, चाहे कोई मशीन है या कोई भी बेकिंग वो है आपकी कन्वेइंग बेल्ट है, उसमें चाहे वहां पे एम्प्लॉय मैं वर्क कर रही हूँ या कोई और ABC में से कोई भी एम्प्लॉय वर्क करे, इट डजेंट मैटर। वहां पे एक शेड्यूल टाइम रख दिया जाएगा कि 2 वीक्स के बाद इस बेल्ट को हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है, या फिर अगर कोई बैटरी है तो हमें उसको रिप्लेस करना है। ये शेड्यूल टाइम पीरियड रख दिया है। तो आपने वो टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया है, चाहे उसके साथ यूजर कोई भी हो। इसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। तो ये भी पीरियोडिक मेंटेनेंस का ही पार्ट है। तो इसमें आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड जो इंटरवल है वो फिक्स्ड है विद रिस्पेक्ट टू यूजर, चाहे उसके साथ कोई भी हो। और यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है इसमें टाइम बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ मेंटेनेंस हो गया आपके, 5 टाइप ऑफ मेंटेनेंस हो गए। अब आपने लास्ट में पढ़ना है प्रोसेस। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है, मेंटेनेंस जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो क्या है। लाइक ऑल अदर्स जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें उन सबको एक्टिविटीज को करने का एक प्रोसेस होता है, इसमें भी इसका अपना प्रोसेस है। फर्स्ट इज प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लान करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वहां पे किस किस पार्ट में मेंटेनेंस की जरूरत है और किस तरह की मेंटेनेंस की जरूरत है। तो आप ये सब कुछ प्लान करोगे, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें प्लान करोगे। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन्स, आपको शेड्यूलिंग पहले ही बताया कि वो वर्क कब किया जाएगा और उस वर्क को कौन करेगा, ये आपकी शेड्यूलिंग में आ जाता है। सो दैट कि आपके जो प्रोडक्शन लॉसेस हैं वो मिनिमम हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं किसी बेकरी प्लांट का ही एग्जांपल ले लेती हूँ और उसमें अगर पेस्ट कंट्रोल करवाना है, तो ऐसे किसी वर्किंग डे पे मैं पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाऊंगी। मैं कोई ऐसा डे देखूंगी जिस दिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम से मिनिमम होती है, हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत बिजी डे नहीं होता है हमारा। सो दैट हमारे जो प्रोडक्शन लॉसेस हैं वो कम हो, उस डे को डिसाइड कर लूंगी, उस दिन मैं पेस्ट कंट्रोल करवाऊंगी और मेरा मेंटेनेंस का वर्क भी हो जाएगा कंप्लीट और मेरे प्रोडक्शन लॉसेस भी कम होंगे। या मैं उससे पिछले दिन ही आपके वो
जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी एक्सेस में कर लूंगी, सो दैट जो नेक्स्ट डे वर्क मेरा बंद रहा है उसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो कम रहे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज एग्जीक्यूशन। अब जो मैंने डिसाइड कर लिया, जो मैंने प्लान बना लिया कि किस दिन कौन ये वर्क करेगा और हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको मेंटेनेंस वर्क को एग्जीक्यूट करना है। क्वालिटी सेफ्टी आपको देखना भी है कि जैसा आपने, अब देखिए मेंटेनेंस के लिए या आप जैसे अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे देते हो, अब सर्विसिंग में सिर्फ अगर आप ऑयल चेंज करवा रहे हो, दैट इज नॉट द प्रॉपर सर्विसिंग। उसमें आपको ब्रेक्स चेक करवानी है, आपको उसकी व्हील की बैलेंसिंग चेक करवानी है, आपको और कोई डिफेक्ट है जो आपको लगता है कि कोई अननेसेसरी नॉइस आता है आपके इंजन में से, आपको वो भी चेक करवाना है। तो जब आप ये प्लान कर लेते हो ना, तो इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ नाम के लिए कोई मेंटेनेंस वर्क किया है, आपको उसको प्रॉपर से एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। अगर सर्विसिंग हो रही है तो प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए। सारे के सारे फैक्टर्स जो हमने डिसाइड किए हैं कि सर्विसिंग में टेक केयर होने चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स को चेक किया जाना चाहिए। अगर हम पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं तो वो सारा का सारा पेस्ट कंट्रोल, बेकरी वाला जैसे एग्जांपल लिया था, तो पेस्ट कंट्रोल वो प्रॉपरली किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक आपने एक पोर्शन में कर लिया, दूसरी जगह नहीं किया, तो वो सारा आपका जो मेंटेनेंस वर्क है वो फेल हो जाएगा ना, एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाएगा। ऐसी मशीन्स में अगर आप कर रहे हो तो उनकी अगर ल्यूब्रिकेशन की बात की गई है तो आपको सारी मशीन्स को प्रॉपरली ल्यूब्रिकेट करना है, अदरवाइज कोई भी मशीन आपकी विदाउट ल्यूब्रिकेशन रुक सकती है और आपकी प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो सकती है। तो जब भी आप ये मैनेजमेंट प्रोसेस करोगे मेंटेनेंस का, तब आपको इसके एग्जीक्यूशन फुल होनी चाहिए। जैसे पॉइंट्स को प्री स्टैंडर्ड वे से डिसाइड किया गया है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट इज द एनालिसिस। अब जब भी कोई आप काम करते हो उसको एनालाइज तो करना पड़ता है, रीजन बीइंग अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपने डिसाइड किया था मेंटेनेंस वर्क को कि ऐसा होना चाहिए, वो उसके स्टैंडर्ड्स पे फुली उसके अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। तो आप भी जब अपनी गाड़ी सर्विस करवा के आते हो तो इट इज योर ड्यूटी आपको चेक करना है कि अगर उसकी वॉशिंग के लिए बोला गया था कि ये प्रॉपरली वॉश हुई है, इंटरनली एक्सटर्नली इसको वॉश किया गया है या नहीं, अब उसकी ब्रेक्स प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, या ऑयल जो चेंज किया भी है उसने या नहीं, ये आपको एनालाइज आपको करना है। तो हर जगह की जो परफॉर्मेंस है मेंटेनेंस की, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोसेस फुली वर्क करता है और ठीक से वर्क करता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द maintenance management, and if you have any query please tell me, let me know into the comments, and please subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.